हेलो एवरीवन। हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं साइंस का। जो हमारा टॉपिक है अभी ग्रेविटेशन के ऊपर चल रहा है। तो चलो आगे से अगला पार्ट देखते हैं। हमारा सेकंड पार्ट ये है। तो इसमें सब जो पहला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का वो पूछ रहा है कि हमारा फ्री फॉल क्या है। फ्री फॉल पॉसिबल ओनली इन एटमॉस्फेयर, सी, एयर और वैक्यूम। तो सबसे पहले देखते हैं फ्री फॉल किसको बोलते हैं। फ्री फॉल किसको बोलते हैं समझते हैं। ये हमारा अर्थ सरफेस है, यानी अर्थ सरफेस पे कोई भी बॉडी का फॉल हो। कोई मान लो यहाँ पर पहले H1 हाइट है और यहाँ पे आके H2 हाइट पे चला जाए, केवल किसके इन्फ्लुएंस में? केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। जो केवल क्या होना चाहिए? ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हो। अदर फैक्टर को क्या होना चाहिए? इग्नोर। अदर फोर्स जो है वो हमारा क्या करना होना चाहिए? इग्नोर होना चाहिए, या अदर जो फोर्स है नहीं लगना चाहिए। नो अदर फोर्स। तो अगर सोचो कि जब अर्थ पे फॉल हो रहा है और अदर फोर्स नहीं हो रहा है, तो अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर में क्या होगा? एटमॉस्फेयर अगर यहाँ कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? एटमॉस्फेयर में एयर रहेगा। तो एयर जब रहेगा और नीचे जब फ्री फॉल करेगा तो एयर क्या करेगा? रेसिस्ट करेगा। यानी ये एयर क्या करेगा? ड्रैग देगा, या एयर क्या करेगा? फ्रिक्शन देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ग्रेविटी और इसमें जो एयर ड्रैग है माइनस हो जाएगा फॉल का। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा फ्री फॉल नहीं हुआ। तो पहला तो हो गया एटमॉस्फेयर गलत, और दूसरा हो गया एयर भी गलत, सी में ही गलत हो गया। सी इसलिए गलत हो गया कि सी में जब फॉल होगा ही नहीं, क्योंकि जब सी में वाटर होता है और वाटर के अंदर अगर फॉल कराना चाहे मास के आंसर, तो क्या होगा? यहाँ पर बुआइंसी भी फोर्स लगेगा। यानी जो फॉल होगा वो क्या होगा? एक तो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? बुआइंसी फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर फ्री फॉल हुआ नहीं। तो फ्री फॉल कहाँ हुआ? केवल वैक्यूम में। यानी इसका आंसर क्या हो गया हमारा? डी हो गया। क्लियर है? हमने देखा अभी कि हमने अभी क्या क्या देखा। फ्री फॉल किस कंडीशन में हो रहा है? वैक्यूम के कंडीशन में। और वो कंडीशन कब होता है? जब कोई भी बॉडी का फॉल होता है ओनली किसके इन्फ्लुएंस में? केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। और ये तभी पॉसिबल है जब कोई भी ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में फॉल कराया जाए अर्थ के नियर। क्लियर है? आंसर हो गया डी। चलो दूसरा देखते हैं। अब कह रहा है व्हाट डज द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड ऑन। कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिपेंड ऑन। तो अब देखते हैं वर्क डन ऑन ग्रेविटी क्या होता है। वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा? जो फोर्स लगाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क डन के बारे में क्या पढ़ा? फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो गया? फोर्स ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स ग्रेविटी क्या होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है तो कौन सा फोर्स लगेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास इनटू एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू हो गया? मास इनटू ग्रेविटी। फोर्स ऑफ हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? जी होगा। तो क्या हो गया हमारा? कोई बॉडी अगर मान लो ये हमारा बॉडी है, यहाँ पे है, और यहाँ से फॉल होके यहाँ पे आया और ये डिस्टेंस एच ट्रेवल किया, तो क्या हो जाएगा? एम जी एच। क्यों? क्योंकि ये केवल किस डायरेक्शन में हो रहा है? केवल ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या होता है अब सोचो समझो कि ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। कोई भी बॉडी जब फॉल करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होता, केवल क्या होता है? वर्टिकल मोशन होता है। या वर्टिकल मोशन नहीं कहें तो केवल कौन सा फोर्स लगता है? वर्टिकल फोर्स लगता है, कोई भी अदर फोर्स नहीं लगता है। कोई भी बॉडी जब फॉल होता है तो क्या होता है? केवल वर्टिकल फोर्स लगता है। और वर्टिकल फोर्स का वैल्यू क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एम जी के बराबर है। तो एम जी के बराबर है, और जो डिस्टेंस तय किया एच, तो क्या हो गया? वर्क डन एम जी एच हो गया। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, यानी इसमें से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करेगा? मास पे, ग्रेविटी पे, और हाइट पे, जितना फॉल हुआ। तो देखते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन कर रहा है एट द डिफरेंस ऑफ वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द अर्थ। क्लियर है? यानी यहाँ पर क्लियर है कि किस पे डिपेंड कर रहा है? एच पे। अभी हमने देखा, तो ये क्या हो गया? ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरा क्या है? डिफरेंट ऑफ चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है।
ये हमारा स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, कहीं भी देखा हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आंसर गलत हो गया। तीसरा क्या हो गया, डिफरेंस इन चेंज ऑफ इनिशियल और फाइनल, ये भी सेम रिपीटेशन है, ये भी गया। अभी हमने देखा क्या हो रहा है, डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस ओर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता ही नहीं ग्रेविटी का, कोई भी कंपोनेंट। तो वर्क डन जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ही नहीं। तो ये आंसर भी गलत, यानी आंसर दूसरा का क्या हो गया हमारा, केवल ए आंसर हो गया, पहला हो आंसर। चलो देखते हैं, कह रहा है तीसरा, इफ द वेट 38 kg on earth, what will be your weight on the planet mercury। कह रहा है ये क्वेश्चन में कि जो वेट है, वेट कितना है, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ है हमारा 38 kg। लेकिन देखो अभी इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, ये 38 kg है। अभी हमने वेट का यूनिट क्या पढ़ा है, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, और इसका क्या होता है, मास का हमारा हो गया केजी न्यूटन, और न्यूटन क्या होता है, केजी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन में क्या है गलती, ये हमारा केजी में, इसलिए क्वेश्चन को मैंने लिया है कि ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, लेकिन इसमें यूनिट में गलती कर दिया कि अगर वेट दे रहा है तो यहाँ होना क्या होना चाहिए, न्यूटन होना चाहिए। यहाँ भी न्यूटन, सारे जगह पे क्या होना चाहिए, न्यूटन होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग देखते हैं, बेस्ट करने का कोशिश करते हैं कि जो ऑप्शन में बेस्ट, क्योंकि 4 ऑप्शन चुनना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें यूनिट गलत है, और उसके अकॉर्डिंग करने का कोशिश करते हैं। तो क्या कहा, जो mg का वैल्यू है हमारा कितना है, यानी वेट का वैल्यू, वेट हमारा है कितना है, 38 न्यूटन के बराबर है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, mg इक्वल टू क्या है, 38 न्यूटन। अब देखते हैं, अब कह रहा है कि वेट ऑन प्लेनेट मरकरी। तो अगर मानते हैं इसको जी माना है, वेट ऑन मरकरी मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमारा यहाँ, वहां पर क्या हो जाएगा, वेट वहां पर भी क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा, एम डैश हो जाएगा और जी डैश होगा। तो अभी हमने देखा, पहले देखा है कि जो हमारा मास है हर जगह क्या है, सेम रहता है। मास क्यों सेम रहता है, क्योंकि मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। क्वांटिटी ऑफ मैटर तो कहीं लेके चले जाएं, अर्थ पे लेके चले जाएं, मून पे चले जाएं, या कहीं भी यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में ले जाएं, तो हमेशा क्या रहेगा, मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स कि जो हमारा क्वांटिटी है कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट है, लेकिन जी वेरी करेगा। जी किस पे वैल्यू करता है, अभी हमने पढ़ा है जीएम बाय आर स्क्वायर पे वैल्यू करता है। तो हमारा मरकरी का जो ग्रेविटी है क्या दिया हुआ है, 0.37 मीटर स्क्वायर, यानी एम डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, केवल एम ही रहेगा, जहां जितना अर्थ पे था, और ग्रेविटी का वैल्यू हो जाएगा 0.378 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसमें से m पहले वाले इक्वेशन में से, ये इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, तो अगर पहले वाले में से अगर m का वैल्यू निकाल के इस दूसरे वाले में रख दिया जाए तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा ऑन मरकरी। कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे देखें mg का वैल्यू कितना आ रहा था हमारा, आ रहा था 38 न्यूटन। तो हमने क्या किया, यहाँ से m का वैल्यू क्या आ गया हमारा 38 बाय 9.8। क्लियर है, तो यहाँ आ गया 38 केजी, इसको कर लेते हैं। तो अब यहाँ से m का वैल्यू रखते हैं, यानी वेट ऑन मरकरी में क्या करेंगे, वेट ऑन मरकरी में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, किसका वैल्यू रखेंगे, वेट ऑन मरकरी, क्या करेंगे, m इंटू जी डैश, यानी जी मरकरी, और जी का वैल्यू कितना आया 38 बाय, मास का वैल्यू है 38 बाय 9.8, और जी मरकरी कितना देखा 0.378 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जब ये कैलकुलेट करेंगे 38 में से मान लेते हैं 10, तो ये मान लेते हैं 3 पॉइंट, इस 9.8 को अप्रॉक्स सिमिलर मान लेते हैं 10, तो क्या हो जाएगा 3.8 केजी इंटू 3.378 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको करेंगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा 14 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा,
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो और केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है हमारा न्यूटन। यानी अब लगभग लगभग 14 के न्यूटन जो आंसर होगा वही हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं किसमें है। 19 केजी गलत हो गया, ये पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, यानी क्या हो गया 14.3 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? जो चलते हैं अब आगे। तीसरा देख लिया। चौथा अब कह रहा है चौथा क्वेश्चन में कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है, क्या कह रहा है कि ट्रीज ग्रोज अगेंस्ट ग्रेविटी। देखो हमारा जो ट्री का ग्रोथ है ये मान लेते हैं अर्थ पे, और अर्थ जो ये ट्री का जो ग्रोथ होता है ये क्या होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटी क्या होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी जी जी का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया और ट्री का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, जो ग्रोथ है वो अपवर्ड हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ट्री ग्रो अगेंस्ट द ग्रेविटी। और ट्री जो जो अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको टर्म दिया गया है, जो ट्री का जो ग्रोथ होता है इसको टर्म दिया गया, क्या टर्म दिया गया? जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। और जियोट्रॉपिज्म होता है दो तरह का होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और हमारा निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में होगा, ग्रेविटी का डायरेक्शन और ग्रोथ का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जो कि हमारा रूट का डेवलपमेंट होता है किस डायरेक्शन में, जिधर हमारा ग्रेविटी है उसी डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और अगर जी का डायरेक्शन नीचे है और ग्रोथ अपर है तो क्या बोलेंगे इसको निगेटिव ट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। तो जैसे हमारा प्लांट में होता है लीफ का या स्टेम का ग्रोथ क्या होता है अपसाइड, तो ये क्या हो गया हमारा निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है। अच्छा अब दूसरा कह रहा है, यानी पहला देख लिया, दूसरा कह रहा है नेचर डिफाइंस ग्रेविटेशनल लॉ। नेचर नहीं डिफाइन करता है, मास डिफाइन करता है, और ये से कोई रिलेशन नहीं है ग्रेविटी से, ट्रीज के ग्रेविटी से रिलेशन नहीं है। यानी क्या हो गया ए ट्रू और आर फॉल्स हो गया, जो कि आंसर सी में। क्लियर है? चलो आगे पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे, ताकि अगर हमें हमारे लिए कोई नया भी क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल ही हम आसानी से कर पाएंगे। अब कह रहा है पांचवा क्वेश्चन भी कंसेप्चुअल है। कह रहा है मास ऑफ ए पर्सन is 60 kg on surface of earth, the same person mass of the surface of the moon will be। अभी क्या पढ़ा है हम लोग, मास क्या होता है? मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। यानी किसी बॉडी को अगर ले जाएं, कोई बॉडी अगर इधर इसका मास है यहाँ पे, या अर्थ पे ले जाएं, या इस बॉडी को सेम बॉडी को कुछ चेंज ना करते हुए या मून पे ले जाएं, इस बॉडी का क्वांटिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी मास हमेशा क्या रहेगा, हमेशा कहीं भी ले जाएंगे तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो अर्थ पे ले जाएं, चाहे मून पे ले जाएं, सन पे, मरकरी पे, मास क्या होगा हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलो अब इसमें देखते हैं। कह रहा है इफ द मास ऑफ ए पर्सन इज 60 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन द सेम पर्सन्स मास ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी क्या होगा 60 kg होगा। आंसर कौन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर, स्टूडेंट वुड ऑब्जर्व मिनिमम जी एट द इक्वेटर, पोल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हम देखते हैं जी के बारे में भी हम जी किसको बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटी किसके द्वारा? जो कोई एक ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है जिसमें क्या होता है, एक हमारा क्या रहता है अर्थ रहता है। ऐसा पुल अगर दो मास है, दो मास के बीच में क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, तो अगर एक मास है अर्थ तो क्या हो जाता है हमारा ग्रेविटी बन जाता है। और ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या होता है जीएम बाई आर स्क्वायर। यानी जी जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r² रहता है। यानी जी मिनिमम होगा जब आर मैक्सिमम होगा, और अगर जी मैक्सिमम होगा जब आर मिनिमम होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर, स्टूडेंट ऑब्जर्व मिनिमम जी एट द। तो हमारा अर्थ का शेप कैसा है? जीवाइड शेप का है। जीवाइड शेप का मतलब हो गया कि अर्थ जो हमारा है जो चपटा है कहाँ पे, हमारा नॉर्थ साउथ पे क्या है हमारा चपटा है, और इधर से क्या है बल्ज है। इक्वेटर पे क्या है हमारा जैसे अपना पेट निकला हुआ वैसा ही है, यानी बल्ज शेप का है। यानी यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि हमारा ये सेंटर है, तो ये क्या हो गया आर हो गया,
और ये क्या हो गया हमारा आर डैश हो गया। यानी जहां पे आर ज्यादा वहां पे ग्रेविटी कम, और जहां पे आर कम वहां पे ग्रेविटी ज्यादा। तो अब देख क्या देख रहे हैं यहाँ से, आर डैश जो है क्या है, कम है किससे, आर से। यानी जो पोल पर रेडियस है वो जो हमारा इक्वेटर पे रेडियस है उससे क्या है, कम है। तो कहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, यानी पोल पे हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है। यानी जहां पे ज्यादा तो वहां पे ग्रेविटी कम, और जहां पे कम वहां पे ग्रेविटी ज्यादा। यानी पोल पे आर क्या है हमारा, ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेविटी कम हो जाएगा, ग्रेविटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और यहाँ पे पोल पे हमारा रेडियस कम है, तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या हो गया हमारा, मोर हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर, स्टूडेंट वुड ऑब्जर्व मिनिमम जी। अभी देखा मिनिमम कब होगा जी, जब हमारा मैक्सिमम आर होगा। और मैक्सिमम आर कहाँ है, मैक्सिमम आर हमारा सब जहां सबसे अधिक बल्ज है, सबसे अधिक बल्ज कहाँ है, इक्वेटर पे। तो हमारा क्या हो गया आंसर, हमारा इक्वेटर आंसर हो गया। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच हाईएस्ट पॉइंट इफ बॉल इज पंच टुवर्ड्स विथ इट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। इससे रिलेटेड पढ़ने से पहले हम कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं कि अगर कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर मोशन करेगा तो कैसे क्या क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूला को आप लिख भी सकते हो, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। और क्या होता है, सबसे पहला डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एस बराबर जो वो फॉर्मूला वही लेते हैं जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है। लेकिन वहां प्रोजेक्टाइल मोशन और ग्रेविटी में क्या होता है अंतर, कि हम जो एक्सेलरेशन लेते हैं वहां पे, यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को जी कंसीडर करते हैं। तो वहां पे क्या पढ़ा था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी ए टी स्क्वायर पढ़ा था। तो ए की जगह पर यहाँ क्या कर देंगे, जी टी स्क्वायर कर देंगे। और ये जो हमारा था प्लस माइनस कर इसलिए करते हैं कि देखो अब समझते हैं, एस बराबर क्या हुआ, यू प्लस माइनस हाफ जी टी, यानी इसके दो पार्ट हो गए। पहला हो गया एस बराबर यू टी प्लस जी हाफ जी टी स्क्वायर। ये कब होगा, जब यू का वैल्यू और जी का वैल्यू सेम डायरेक्शन में होगा, यानी यू एंड जी हैव सेम डायरेक्शन। ये कब होगा, मान लेते हैं कि कोई बॉल को क्या करते हैं, ये हमारा अर्थ है, कोई बॉल को इस पहाड़ से क्या करते हैं, गिराते हैं। तो जब गिराएंगे तो यू का क्या होगा, इधर जाएगा डायरेक्शन, और जी का भी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो यू और जी का जब डायरेक्शन सेम हो गया तो क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और मानते हैं कि कोई बॉडी, जब हम क्या करते हैं, इस बॉल को ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकते हैं, मानते हैं यहाँ पे ये है, और ये क्या कर रहा है, फेंक रहा है कोई बॉल को ऊपर। तो जब ये फेंक रहा है ऊपर यू वेलोसिटी से, तो यू का डायरेक्शन क्या हो गया, इधर हो गया, और ग्रेविटी क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। तो अब जब यहाँ पर फॉर्मूला एस का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी जब u का डायरेक्शन और g का डायरेक्शन अपोजिट हो तो उस समय कौन फॉर्मूला लगता है, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है, यानी अगर दोनों को कंबाइन करें तो s बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर उसी टाइप से अगर हम एक और फॉर्मूला लिखें, यूटी क्या होता है, यू यहाँ पे होता है इनिशियल वेलोसिटी, एस में ये एस हो गया हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और यू क्या हुआ हमारा इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है, और टाइम टी तो टाइम हो गया, याद रखने वाला। और जी हो गया ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर इसे हम देखते हैं, ये अगर पहला फॉर्मूला इसको मानते हैं, इसको हमने क्या माना पहला, तो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं कि अब क्या है। ये तो यूटी इनिशियल वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन है। तो दूसरा क्या होता है, वी वी का फॉर्मूला लिखते हैं, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू होता है, ऐसा याद रखना,
u प्लस ए टी, अभी पढ़ा था प्रोजेक्टाइल में u प्लस ए टी, तो ए टी की जगह पर क्या हो जाएगा जी टी, यानी सेम सिमिलर वे में होगा u प्लस माइनस जी टी। जब दोनों का v और जब हमारा u और g का सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो u का डायरेक्शन मान लेते हैं ऊपर है और g का डायरेक्शन नीचे है, तो क्या हो जाएगा हमारा v क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव लेंगे। क्लियर है? v नहीं, फॉर्मूला v का जो फॉर्मूला लेंगे, कौन सा फॉर्मूला, u माइनस जी टी लेंगे, और इसमें क्या लेंगे फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस जी टी लेंगे, दोनों को कंबाइन किए तो प्लस माइनस ले लिया। क्लियर है? और एक और फॉर्मूला लेते हैं, एक और फॉर्मूला ये है कि एक और फॉर्मूला है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस फिर हो जाता है टू ए एच। ठीक है, तो टू ए एच में क्या हो जाएगा जी एच हो जाएगा, यानी प्लस वी स्क्वायर टू जी एच, यानी प्लस माइनस इसमें भी ले लेंगे, वही हो जाएगा कंसीडर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला प्लस माइनस। ठीक है, अब देखते हैं एक और, जब फ्री फॉल हो, तो फ्री फॉल कहने का मतलब है जब किसी बॉडी को ऊपर से गिरा रहे हैं, पहाड़ से गिरा रहे हैं या कहीं से गिरा रहे हैं, तो फ्री फॉल के कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या, देखे अभी हमने पढ़ा है ना, v इक्वल टू क्या पढ़ा है u प्लस जी टी। तो इस केस में जब फ्री फॉल होता है और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है फ्री फॉल के कंडीशन में, हम फ्री फॉल के कंडीशन में हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर देते हैं, यानी जस्ट हम इसको ड्रॉप करते हैं, तो v इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा जी टी हो जाता है। ये भी ध्यान देने वाला, हम सब एक एक फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। क्लियर है? ये फ्री फॉल के कंडीशन में हो गया। अब चलो अपना क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक हाईएस्ट पॉइंट इफ द बॉल इज पंचेज अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक बॉल को, ये इंसान है, यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पे एक इंसान है, उसको क्या करता है पंच करता है बॉल को अपवार्ड। तो कह रहा है मैक्सिमम कितने टाइम में, कितने टाइम में ये हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा। ये कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी u इसका जो है दिया हुआ है, u हमारा है क्या, u है 25 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका गया, तो कितने टाइम में, कितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तो अब इसके लिए क्या है, ये ऐसा कर सकते हैं, जब ये मैक्सिमम हाइट से रिटर्न होना शुरू करेगा, यानी इस कंडीशन में इसका v क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, फॉल होना शुरू हो जाएगा, यानी या वेलोसिटी ऐसा बोलते हैं कि जीरो हो जाएगा तो फॉल होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर हम फॉर्मूला का यूज करें, क्या पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस जी टी वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस जी टी वाला फॉर्मूला, प्लस और माइनस जी टी वाला फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे क्या है, कहाँ कैसे फेंका जा रहा है अपवार्ड, यू का डायरेक्शन कैसे है अपवार्ड, और जी का डायरेक्शन क्या है डाउनवार्ड, तो कौन सा फॉर्मूला करेंगे यूज, v इक्वल टू यू माइनस जी टी का। और u यहाँ क्या हुआ इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, और v क्या होता है मैक्सिमम हाइट पे, v क्या होता है जीरो होता है, और u क्या है हमारा दिया हुआ 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब g का वैल्यू कितना है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला में रखते हैं और वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। v इक्वल टू यू माइनस जी टी, यानी v हो गया जीरो, u हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, और जी टी का वैल्यू हो गया हमारा 10 इंटू टी। यानी इसको अगर सॉल्व करें तो t का वैल्यू कितना हो गया, t का वैल्यू हो गया हमारा 25/10, यानी 2.5 सेकेंड। क्लियर है? अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये आ रहा है। ये आ रहा टू बी ऑप्शन में हमारा, यानी आंसर नंबर कौन सा हो गया बी हो गया। क्लियर है? चलते हैं आगे। अब कह रहा है द पॉइंट वेयर द इंटायर वेट ऑन ऑब्जेक्ट फंक्शन इज कॉल्ड। कह रहा है कि थोड़ा इसमें क्वेश्चन में क्या है गड़बड़ है कि इंटायर वेट इज क्या कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इंटायर वेट कहाँ पे होता है सेंटर पे, सेंटर ऑफ क्या, वेट का सेंटर क्या है ग्रेविटी है, तो कहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पे क्या होगा मास
कंसंट्रेटेड है। यानी एक हाइपोथेटिकल सेंटर जहाँ पे कंसीडर किया जाता है, कोई भी बॉडी अगर लेते हैं, कोई भी बॉडी पे एक ये ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर ऑफ मास है, तो एक हाइपोथेटिकल ये पॉइंट है जहाँ पे एज्यूम करते हैं कि इस बॉडी में जितना वेट होगा यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, या इस बॉडी का जितना मास है इस पॉइंट पे आके हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग सेंटर मास। ये कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह हो, अलग अलग भी हो सकता है। तो जनरल मैंने बताने समझाने के लिए ऐसा किया। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 9वां क्वेश्चन में, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑन द अर्थ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अभी हमने देखा वेट इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा, mg, और मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 10 kg, और हमारा ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया 98 केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग 98 न्यूटन। क्लियर है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोल दिया, न्यूटन बोल दिया। यानी अब देखते हैं कौन सा आंसर है। ऐसे भी क्या है कि देखो हमने देखा कि वेट का यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो दो ऐसे ही छाड़ सकते थे हम, इसमें है और इसमें है, और ये दोनों तो है ही नहीं, ऐसे भी छाड़ सकते थे। और फिर हम ऐसे हम लोग देख रहे हैं जी का वैल्यू जब 9.8 है तो उससे तो बहुत 10 गुना ज्यादा ही होगा, तो 98 हो जाएगा। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये 10वां क्वेश्चन नंबर हमारा रिपीट हो गया। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है यूनिट ऑफ जी इज सेम एज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, और उसका वैल्यू पूछ रहा है कि यूनिट, ये तो पहले क्वेश्चन में ही बोल दिया कि जो यूनिट ऑफ जी है, यूनिट ऑफ जी जो है हमारा क्या है, सेम है, यूनिट ऑफ जी और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि ये तो ये यूनिट ऑफ ए सेम है। इसलिए भी सेम है कि ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी बोला और नॉर्मल जनरल एक्सेलरेशन को ए बोला, तो दोनों क्या कर रहा है, सेम है। तो अब एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, अगर मान लो हम भूल गए तो कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम लिख सकते हैं। इसको बेसिक यूनिट में कोशिश करते हैं। और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम डिस्टेंस बाय टाइम, और एक टाइम पहले से ही तो मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, तो डिस्टेंस को क्या क्या यूनिट होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर, और जब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या लिख देंगे, मीटर सेकेंड पर पावर -2। तो इसमें कौन सा आंसर है, आंसर क्लियर है, बिल्कुल आसान है, कंसेप्चुअली सोचेंगे तो बिल्कुल आसान है। अब कह रहा है द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी। क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो क्या हमने पढ़ा है कि सरफेस पे जो जी होगा वो किसके बराबर होगा, सरफेस पे जी होगा हमारे जीएम बाय आर स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन अब ये जैसे जैसे अंदर जाएंगे इस फॉर्मूला के अनुसार क्या होना चाहिए, हमारा ग्रेविटी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब क्यों ऐसा नहीं होता है समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई जनरल ये पॉइंट है हमारा, ये जनरल हमारे यहाँ पे अर्थ सरफेस पे से डी डिस्टेंस पे हमारा क्या है, हमारा निकालना है कि कितना हो रहा है ग्रेविटी। तो ये आ गया हमारा सेंटर, और सेंटर से ये आर है, तो इस डिस्टेंस को क्या पता लिख सकते हैं, आर माइनस डी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये हो गया, कितना क्लियर है इतना। अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, मानते हैं समझते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसके अराउंड एक एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। यानी ये जो है अंदर वाला जो पोर्शन है इसी के कारण ग्रेविटी लगेगा, और बाहर वाले पोर्शन के कारण ग्रेविटी लगेगा। ये अगर इसको दो पार्ट में करते हैं, इसको हम दो पार्ट में करें तो ऐसा कर सकते हैं। बाहर वाला क्या हो गया, हमारा एक सेल बन गया, एक सेल कैसा बन गया, या हॉलो हॉलो स्फेयर बन गया, हम ऐसे कर सकते हैं। ये एक हॉलो स्फेयर बन गया, और जो अंदर वाला पार्ट था वो हमारा क्या रहा, सॉलिड स्फेयर रहा। और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या था हमारा, आर माइनस डी, और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या था हमारा, डी था। और हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है। अब समझते हैं क्या होता है कि ये जब यहां जब लाई कर रहा है ये हॉलो स्फीयर में, तो याद रखना है
कि ये हॉलो स्फीयर में बॉडीज पे कभी भी ग्रेविटी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, ऐसा समझते देखो। ये जब हॉलो स्फीयर में है तो हॉलो स्फीयर में बॉडी पे क्या लगता है, जितना इस मास के द्वारा ग्रेविटी लगेगा अट्रैक्शन, उतना ही इस अपोजिट मास के द्वारा क्या हो जाता है, जो हमारा ग्रेविटी लगता है। और इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है और कैंसल आउट हो जाता है। इसी टाइप का अगर हम क्या करें, एक एक डिग्री में या इन्फेंटेसिमल जो पॉइंट है क्या करेगा, इसमें जो लगेगा एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होगा और एक दूसरे को जो कैंसिल आउट कर देगा। तो कैंसिल आउट जब कर देगा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो किसके कारण हमारा लगेगा, इस सॉलिड पोर्शन वाले के कारण ही लगेगा, यानी बाहर वाला पोर्शन खत्म, केवल अंदर वाला पोर्शन पे लगेगा ग्रेविटी। अब इस पे निकालते हैं। अब क्या हुआ, हमने समझ गए कि ये बॉडी पे जो लगने वाला जो फोर्स होगा, केवल कौन सा लगेगा, जो नीचे वाला जो मास है उसके कारण लगेगा। अब उसको जब निकालते हैं तो उसका अभी मैं वही कर रहा हूं कि टेंथ इसको हम निकाल सकते हैं, बट हमने समझ लिया क्या हो रहा है, जो ट्रंकेटेड पोर्शन है, जो हमारा सेल वाला पोर्शन है, जो हमारा क्या है, जो हमारा हॉलो पोर्शन है, उसके कारण हमारा जो लगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा वो जीरो लगा। तो अब इस आर में मैंने इसको निकाल भी सकते हैं बट रट भी सकते हैं, निकालना थोड़ा सा लंबा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। जो फोर्स जो लगेगा, ग्रेविटी लगेगा, वो लगेगा जो इसको ग्रेविटी को जी डैश मानते हैं और इसको जी के टर्म में लिखते हैं, तो इसको जी के टर्म में हो जाता है हमारा 1 - d/r। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं कि इसका पहले हम m निकाल लेंगे। m क्या निकाल हो जाएगा हमारा, m हो जाएगा क्या, gm/r²। तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, m का वैल्यू, सॉरी m का वैल्यू नहीं, ये तो फॉर्मूला फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया, यानी g डैश का वैल्यू हो गया। g डैश का वैल्यू क्या हो गया, gm/r²। और यहाँ पे m का अगर वैल्यू लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा इंटू डेंसिटी, यानी 4/3 इंटू आर माइनस डी का वॉल्यूम क्या होता है, आर का क्यू, और इसका डेंसिटी मान लेते हैं रो। क्लियर है, तो मास का ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो आर का क्या हो जाएगा, आर का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा, आर माइनस डी हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला पे, जी डैश के फॉर्मूला पे रखेंगे तो यहां से देख सकते हैं कि gm/r², और आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, जी इंटू 4/3 इंटू आर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू रो हो गया मास, और यहाँ पे आर का वैल्यू है आर माइनस डी, और उसका जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा, यानी यहां से वैल्यू मास का क्या आ गया, 4/3 g r - d। क्लियर है, ये आ गया, क्योंकि आर ये स्क्वायर से ये क्यू होता है, सॉरी एम गड़बड़ कर दिया मैंने, ये क्यू होगा ना, 4/3 π r क्यू, 4/3 π r क्यू, यहाँ से पाई भी होगा, वॉल्यूम पाई भी करेंगे, यहाँ से इंटू पाई भी करेंगे, और आई आर माइनस डी होगा आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से क्यूब को करेंगे अगर कैंसिल तो क्या हो जाएगा, आर माइनस डी हो जाएगा। क्लियर है, चलो यहां से वैल्यू हो गया। अब चलते हैं, और हम अभी पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है जी का वैल्यू कितना होता है, 4/g अर्थ का 4/3, यानी 4/3 नहीं, gm/r²। क्लियर है, तो यहां से जगह अगर हम मास निकालने चले, अगर जी को हम जैसे टर्म में बात किए इसी टर्म में अगर हम बात करें, क्या लिख सकते हैं, जी को लिख सकते हैं जी इंटू एम, एम क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू हो जाएगा 4/3 π r क्यू इंटू डेंसिटी। क्लियर है, और यहां से आर एस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, रेजिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, तो यहां से क्या अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 4/3 g r इंटू रो। क्लियर है, तो अब जब हम g और g डैश का रेशियो निकालते हैं, तो अगर हम g और g डैश का रेशियो निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, g/g डैश इक्वल टू क्या लिख देंगे, बताओ क्या लिखेंगे, पहले का दूसरे से, यानी पहला क्या आया था, 4/3 इंटू जी इंटू आर माइनस डी इंटू पाई, फिर छूट रहा है पाई इंटू रो, और दूसरे से क्या आया, और नीचे क्या, कुछ नीचे कुछ नहीं था, और यहां से क्या आया, 4/3 इंटू जी इंटू आर इंटू आई, यही आ रहा था ना जस्ट ऊपर।
और एक और रो छूट गया था। देखो रो से रो कैंसिल, रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और जी से जी कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल। यानी क्या आ गया हमारा, जी बाय जी डैश बराबर क्या आया हमारा, आया आर माइनस डी बाय आर। यानी कि अगर यहां से जी डैश लिखें तो क्या लिख सकते हैं, बताओ। अगर यहां से हम जी डैश लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - डी बाय आर। क्लियर है। ये हमने उल्टा कर दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है जी डैश, ये जी डैश बाय जी, यानी यहाँ जी डैश बाय जी। अब देखो क्या हो गया, जी डैश बाय जी डैश वाला ऊपर में आ गया और जी का फॉर्मूला नीचे आ गया, तो ये हो गया। यहाँ से हम जी डैश बाय जी कर दिए आर माइनस डी बाय आर। तो अब अगर जी डैश को इधर रहने देंगे तो जी को इधर ले चले जाएंगे, यानी जी डैश इक्वल टू क्या हो गया, जी इंटू आर माइनस डी बाय आर। तो आर से आर काट कट कर दिए तो आ गया 1, और क्या हो जाएगा माइनस डी बाई आर, यानी जी डैश इक्वल टू, यानी जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा उसके साथ जो वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे घटता जाएगा। तो अगर यहाँ पे डी के जगह पे अभी क्या कह रहा है, जो नीचे अगर क्या कह रहा है सेंटर पे, तो सेंटर पे जी डी कितना हो जाएगा। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था देखो, क्या रहा, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी, विल बी क्या होगा, सेंटर पर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का क्या वैल्यू होगा, ग्रेविटी का वैल्यू हो जाएगा, जी डैश का वैल्यू हो जाएगा जी इंटू 1 - डी बाई आर। क्लियर है। और यहां पे क्या हो रहा है, डी का वैल्यू आर के बराबर हो जाएगा। तो डी का वैल्यू जब आर के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 0, यानी जी डैश का वैल्यू 0 हो गया। यानी जी डैश का वैल्यू जब 0 हो गया तो वेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने शुरुआत किया था, हमने ऐसे भी नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछेगा कि सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होता है, ग्रेविटी, तो 0 होता है। अगर नॉर्मल ऐसे भी समझें, 10th के नॉलेज में भी इतना डेराइव नहीं भी करें, तब भी जानें कि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे, बिलो जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा ग्रेविटी घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि इसको हमने देखा था ना, अर्थ को दो पार्ट में बांट दिया था, एक तो अंदर वाला सॉलिड पार्ट और ये ऊपर वाला क्या, हॉलो पार्ट। तो हॉलो पार्ट में क्या देखा था, हॉलो पार्ट में हमारा ग्रेविटी क्या होता है, हॉलो पार्ट में ग्रेविटी 0 होता है। तो क्या बचा नीचे, सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में देखो अब वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो सॉलिड का वेट होगा, सॉलिड में जो वेट होगा, धीरे धीरे मास जो होगा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर कमेगा। तो जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ग्रेविटी ऐसे भी घटता जाएगा। क्लियर है यहाँ से। चलो अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेज विद द हाइट। अभी तो देखा हमने शर्त क्या होता है हमारा, अभी क्या देखा था, फॉर्मूला अभी हमने देखा था, जी इक्वल टू सरफेस पे जी एम बाय आर स्क्वायर। ये क्या हो रहा है, सरफेस के एबव। और ये दूसरा फॉर्मूला क्या था अभी, जी इक्वल टू अभी देखा, जी इंटू 1 - डी बाई आर, अभी देखा ये फॉर्मूला था। तो अगर हम इसको देखते हैं, इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो क्या देखेंगे, देखो सेंटर यहाँ अगर 0 है, सेंटर पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 होगा। और यहाँ सरफेस पे आते आते क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर। और जैसे ही सरफेस से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, फिर घटता जाएगा। यानी कि अगर हम ग्रेविटेशन को और आर का ग्राफ प्लॉट करें, पहले ये बता देना चाहिए था मुझे कि ये ग्रेविटेशन और आर का ग्राफ है। यानी आर का वैल्यू जब 0 होगा तो 0 होगा, सेंटर पे 0। और आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा अर्थ पे, तो हमने देखा ना कौन सा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और जब अर्थ पे जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो गया, जी। और जी के बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा क्या हो जाएगा, आर जैसा बढ़ेगा तो उसका इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इसका वैल्यू घटता जाएगा। क्लियर है, इतना तो चलेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेज विद द हाइट। ये तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। द वैल्यू मास, द वैल्यू ऑफ द जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये कह रहा है फॉलिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो देख रहे हैं हम जो जी का वैल्यू है हमारा, जो जी का वैल्यू है किस पे कर रहा है, जी इंटू एम। कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, कैपिटल एम जो है हमारा वो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ
अर्थ है। यानी इस फॉर्मूला में देखो gm/r² में ऑब्जेक्ट का जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मास यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट के मास से हमारा वैल्यू है जी का वैल्यू हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। यानी ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। यहाँ से क्या हुआ, जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। यानी कि जो आंसर जो हो जाएगा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फॉल्स पूछ रहा है। यानी यही हो गया हमारा, बी फॉल्स हो गया। अब चलो नीचे देखते थे। द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ तो है ही एम है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस एज गोज डीपर इन द अर्थ। अभी देखा हमने कि जैसे ही डीपर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। यानी आंसर कौन सा, केवल बी फॉल्स है। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट weight 60 न्यूटन when measured on the surface of earth, weight on the lunar surface will be। अब कह रहा है, ये तो हमने पिछले वीडियो में भी किया, इस बार भी कर लेते हैं। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का वेट है, वो हमारा अर्थ पे कितना है, 60 न्यूटन है। तो वेट जो है क्या होगा, मून पे कितना होगा। ऐसे एक सिंपल सा समझते हैं कि ग्रेविटी जो है, जी डैश जो है, जी से 6 टाइम्स क्या होता है, कम होता है। तो अब अगर हम इसका वेट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, मास इनटू ग्रेविटी। तो मास तो सेम ही रहेगा, और ग्रेविटी को क्या लिखेंगे, जी डैश को क्या लिखेंगे, g/6 लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे 60 न्यूटन है तो वहां पे क्या हो जाएगा, mg/6। mg का वैल्यू कितना है, 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 न्यूटन। यानी इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 10 न्यूटन। ये आंसर किया है। चलो हमने देख लिया, ये देख लिया। चलो आगे देखते हैं। अब कह रहा है वेट इनसाइड स्पेस क्राफ्ट में जाएंगे। तो अब जब एस्ट्रोनॉट जो है, स्पेस क्राफ्ट क्या किया, एस्ट्रोनॉट अर्थ से काफी दूर चला गया। पिछले वीडियो में हमने स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में बताया है कि स्पेस क्राफ्ट कहाँ जाता है, अर्थ से बहुत दूर जाता है, जहां पे क्या होता है, जी का वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जब जी का वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगा तो वेट का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एम जी। एम तो सेम रहेगा, जी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया, जीरो हो गया। तो इसका वेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। यानी क्या फील करेगा इसमें, वेटलेसनेस फील करेगा, जीरो फील करेगा। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है व्हाट हाइट कि एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, अर्थ पे भी जंप कर रहा है, ये अर्थ पे जंप कर रहा है। तो ये कितना हाइट जा रहा है, 1.5। और ये वही सेम व्यक्ति ये मून पे भी जंप कर रहा है। तो यहाँ पे हाइट क्या है, एच डैश के बराबर है। तो अब सोचते हैं दोनों में कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसा सोचो, जितना ये व्यक्ति जंप करने में जितना एनर्जी यहाँ लगाया होगा, उतना ही एनर्जी, सेम एनर्जी लगाया होगा यहाँ पे भी। तो अब अगर हम यहाँ पे जंप करने में जो वर्क डन हो रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, m इंटू जी इंटू एच के बराबर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहा होगा, वर्क डन बराबर m इंटू जी डैश इंटू एच डैश के बराबर है। और दोनों सिचुएशन में क्या है हमारा, दोनों सिचुएशन में हमारा g क्या है, सेम है। दोनों सिचुएशन में हमारा वर्क डन क्या है, हमारा सेम है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं कि एम जी एच इक्वल टू एम डैश तो नहीं है, एम ही है, दोनों मार्क्स तो सेम रहेगा, जी डैश इंटू एच। और यहाँ पे एम कॉमन है तो कर दिया खत्म। यहाँ पे क्या करते हैं, जी इंटू 1.5 इंटू यहाँ जी डैश को क्या लिख सकते हैं, g/6 इंटू एच डैश। तो यहाँ से एच डैश के क्या हो जाएगा, ये जी कैंसिल आउट हो गया। यानी एच डैश इक्वल टू हो गया 1.5 इंटू 6, दैट इज 9 मीटर। क्लियर है। चलो थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा था, इसको मैंने सही कर लिया, 9 मीटर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एम रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू। अभी तो इतना देख रहे हैं कि जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, जी का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r²। यानी यहाँ से जी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी जी इज प्रोपोर्शनल टू m/r²। देखो कौन सा में, ए में, बिल्कुल ये सही हो गया। क्लियर है, कुछ है ही नहीं, दिक्कत है ही नहीं हमारा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सपोज एन इमेजिनरी प्लेनेट हुज मास इज इक्वल टू हाफ ऑफ द अर्थ एंड रेडियस इज 1/3। कह रहा है कोई इमेजिनरी प्लेनेट है,
और इमेजिनरी प्लेनेट को ले लिया हमने, ये हमने ले लिया इमेजिनरी प्लेनेट को। ये इमेजिनरी प्लेनेट को नाम दे देते हैं हम लोग एम डैश दे देते हैं, एम जी, एम जी, एम इमेजिनरी, एम आई दे देते हैं। एम आई हो गया हमारा इमेजिनरी और एम ई हो गया हमारा अर्थ। वो क्या कह रहा है कि मास जो है हमारा एम आई का जो मास है एम ई बाई हाफ है, क्लियर है। और दूसरा कह रहा है रेडियस इज 1/3, यानी अगर हम आर आई लिखें रेडियस ऑफ इमेजिनरी प्लेनेट और इसको आर लिखें तो क्या हो गया 1/3, R3 हो गया, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज जी, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट। यानी कि अगर हम यहां से फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना चले, यानी जी का वैल्यू निकालने चले अर्थ पे, तो क्या लिखेंगे जीएम अर्थ बाय आर का स्क्वायर। तो अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और यहाँ पे जब जी आई का फॉर्मूला इमेजिनरी प्लेनेट पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जी इंटू एम आई बाई आर आई का स्क्वायर, क्लियर है। तो अब अगर यहाँ लिखेंगे जी इंटू आई, एम आई क्या था हमारा एम ई बाय 2 था, एम ई बाय 2 था। और आर आई कितना था आर बाय 3 था, यानी आर बाय 3 था। स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जी इंटू एम ई इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर, और ये जो 3 था ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9/2 जी एम ई बाई आर स्क्वायर। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, यानी ये हमारा जी आई जो हो गया जी बाय जी इंटू 9/2 हो गया, यानी 9/2 टाइम्स हो जाएगा किसका ग्रेविटी का जी आई इमेजिनरी प्लैनेट पर। देखो कौन सा आंसर है, ये हमारा बी आंसर है, क्लियर है। हमने क्या किया बस उसमें जो भी वो आ रहा था वैल्यू, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे फिक्स करते जा रहे थे, जिससे हमारा वैल्यू निकल गया था। 1 मिनट में पॉज करता हूँ, कुत्ता भौंक रहा है बहुत। चलो अब मैं ही एंड करता हूँ, अब ये शोरगुल कर रहा है, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। चलो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ फीडबैक हो तो फीडबैक देना, ताकि मैं वो आगे आगे वाले वीडियो में उसको इम्प्रूव करें। ओके, थैंक यू।